हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई नीट एंड बोर्ड्स एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है फिजिक्स इन मिनट्स, जिसमें अभी हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, और उसमें भी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जिनको समझने में स्टूडेंट्स को खासी दिक्कत परेशानी होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्जिंग स्पेयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वीडियो को चालू करें उसके पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। जो स्पेयर है वो क्या है? नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग स्पेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें पता है कि उसके जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, और उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी आती है। कुछ इसी तरह से नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सरफेस पर और उसके बाहर उसी तरह से निकाली जाएगी। सबसे पहले हम नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेयर है, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, वो हमने बना लिया। मान लेते हैं इसके अंदर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ कहाँ निकालना है? एक तो निकालना है इसके बाहर, एक इसकी सरफेस पर और एक इसके अंदर, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट चार्ज ऑन स्पेयर, स्पेयर कैसा है? सॉलिड स्पेयर, इज क्यू। हमने मान लिया टोटल चार्ज जो है क्या है? क्यू है। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालने वाले हैं? इस स्पेयर के बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पेयर, आउटसाइड द स्पेयर, स्पेयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? गाउस लॉ लगाएंगे। और गाउस लॉ मान लो यहाँ इस पॉइंट पर निकाल रहे हो आप, और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से और ये जो डिस्टेंस है इसको आपने लिख दिया r, और एक गाउसियन सरफेस हम बनाएंगे। तो गाउसियन सरफेस बना दो आप। एक हमने क्या बना ली? गाउसियन सरफेस बना ली, ठीक है। हमने क्या बनाई? एक गाउसियन सरफेस बना ली। ये गाउसियन सरफेस हो गई। तो गॉसियन सरफेस हमने बना ली। तो गॉस का जो लॉ है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस का जो लॉ कहता है वो कहता है कि इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब है उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल नेट चार्ज होगा उसको हमें लेना है। ई डॉट डी एस का मतलब क्या हो गया? वेक्टर ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस स्फीयर के लिए वो किधर की तरफ होगा? रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स की तरफ, मतलब कि इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हो गया ई। और जो एरिया है, एरिया वेक्टर, ये जो एरिया है, ये एरिया वेक्टर भी अगर मैं बनाऊं तो मान लो यहाँ पर एक मैं छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूँ, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं? इस एरिया के क्या ले लोगे? नॉर्मल लाइन ले लोगे। तो ये आ गई इसके नॉर्मल लाइन एन केप से, और ये हो गया ई। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ई और डी एस दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना है? वो है कितना? 0 डिग्री। वो है कितना? 0 डिग्री। तो ई डी एस कॉस थीटा की अगर हम बात करेंगे तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और ये क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो इसको हम लिख देंगे ई डॉट डी एस और इंटू क्यू इन। क्यू इन कैसे लिखोगे? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो है हमने कितना कंसीडर किया हुआ है? क्यू। तो कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें चाहिए एरिया। तो एरिया हम किसका लेंगे? जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया। तो गॉसियन सरफेस भी कैसी होगी? स्फेरिकल। तो स्फेयर का जो एरिया होगा कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो मेरे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया
आउटसाइड द स्फीयर। और इसकी वैल्यू ठीक वैसी ही आई है जैसा कि हम निकालते हैं किसके केस में कंडक्टिंग स्फीयर के केस में निकालते हैं, तो भी हमें ठीक इसी तरह की सेम वैल्यू मिलती है। ठीक है, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि E जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। E जो है वो 1/r² के क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी कि इनके बीच में यदि हम कर्व बनाएंगे तो हमें एक पैराबोलिक कर्व मिलेगा। पैराबोलिक कर्व का मतलब क्या हुआ है, यदि ये E है और ये r² है और ये E है और ये r² होगा तो हमें कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें निकालना है। तो फिर से हमने क्या कर लिया, ये स्फीयर बना लिया नॉन कंडक्टिंग। इसमें चार्ज जो है वो क्या है, +q है। चार्ज कितना हो गया, +q हो गया। अब हमारी जो गॉसियन सरफेस है वो कहाँ पर आ गई, इसी सरफेस के ऊपर आ गई, यहीं पर आ गई। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस यहीं पर आ गई। तो इस केस में हमारा जो r है वो किसके बराबर हो जाएगा, R। मान लो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R है। तो ये r = R हो जाएगा। तो हमारे फार्मूला में क्या चेंज आएगा, फार्मूला हमारा हो जाएगा Q/4πε0r²। तो ये किस पे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे हो गया, सरफेस पर, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको करने में मेरे समझ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि ये सेम वही एक्सप्रेशन है जो कि इसके पहले हमने निकाला आउटसाइड द स्फीयर। सिर्फ चेंज क्या हुआ, हमने स्मॉल r की जगह किसको पुट कर दिया, R को, यानी कि जो उसकी एक्चुअल रेडियस है। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब मैंने यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्पेशली क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। क्योंकि कंडक्टिंग जो कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। यहाँ ये कौन सा है, नॉन कंडक्टर है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्पेशली नाम दे दिया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब मैं इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये हो गया मेरा एक स्फीयर जिसकी रेडियस है r। और इस पूरे स्फीयर के लिए जो मेरे पास चार्ज था वो कितना था, नेट चार्ज था वो कितना था, q। ठीक है, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर के ऊपर जो नेट चार्ज था वो कितना था, q। हमें अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके अंदर निकालने के लिए हमने क्या मान लिया, एक हमने गॉसियन सरफेस ले ली, ये गॉसियन सरफेस ले ली। ठीक है, और जिसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, स्मॉल r। अब पूरे के ऊपर चार्ज था Q। ठीक है, तो जब हमने ये वाला केस देखा तो भी नेट चार्ज कितना रहा, Q ही रहा। जब हमने सरफेस के ऊपर देखा तो भी नेट चार्ज कितना रहा, Q रहा। अब अंदर जो है, क्योंकि स्फीयर छोटा हो गया गॉसियन स्फीयर, तो अब चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। तो चार्ज की वैल्यू बदलेगी, तो उस चार्ज की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कौन सा, चार्ज डेंसिटी वाला। क्योंकि स्फीयर है, 3D वाली चीज़ है, तो इसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को लिख दिया मैंने सिग्मा से, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, Q। और बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3πr³। अब हमें इस छोटे वाले स्फीयर यानी कि गॉसियन सरफेस के लिए क्या निकालना है, वो चार्ज निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके वॉल्यूम से, इस छोटे वाले स्फीयर यानी कि गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने एक गॉसियन सरफेस मान ली है, लेट गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r की हमने गॉसियन सरफेस मान ली है। तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा
उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख दिया क्यू डैश से, और इसको कर देंगे सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वैल्यू कितनी है 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब। तो ये 4/3 से पाई से कट जाएगा। तो हमारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज बचेगा उसकी वैल्यू होगी Q इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब वही सिंपल गाउस लॉ लगा लेंगे। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग EDS इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो EDS के बीच में एंगल यहाँ पर भी कितना होना है 0 डिग्री होना है। तो 0 डिग्री होगा तो cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये जो वैल्यू बनेगी क्या बनेगी EDS इक्वल्स टू cos 0 को मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, Q इन जो है वो कितना हो गया Q डैश हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सब चीज़ों की वैल्यू पुट कर दें। अब जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया लिखो, एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। Q डैश की वैल्यू लिखो कितना है Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या कट रहा है, ये आर स्क्वायर पूरा मर गया और ये बच गया आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा E इंटू 4 पाई और इधर कितना Q आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा E इक्वल्स टू Q आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं K, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू इनसाइड जो स्पेयर है उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू आएगी Q आर अपॉन आर क्यूब। तो ये वैल्यू डिफरेंट आई है सबसे। जब हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाता है 0, जबकि नॉन कंडक्टिंग के केस में हमें दिख रहा है कि जो E इनसाइड है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। यानी कि अंदर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कुछ इस तरह से चलेगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लीनियर प्रोपोर्शनल चलेगा और उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा और यहाँ पर क्या होगा E प्रोपोर्शनल टू R होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे समझ में यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर किस तरह से फाइंड आउट किया है। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके और आपके साथ साथ बाकी लोगों का प्यार भी हमें मिल सके। और अगर आपने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और देखते रहिए निंजा प्रेप। थैंक यू।